बबलू की उम्र कोई 10 साल की थी। उसके पिता का 2 साल पहले देहांत हो गया था। उसके पिता को शराब पीने की लत थी। शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया था और वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरे थे। मरने से पहले उनके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद परिवार का सारा भार बबलू की मां के कंधे पर आ गया था। उसकी मां लोगों के घर में बर्तन मांजकर अपना, बबलू और उसकी बहन का गुजारा चलाती थी। उनकी मां जितना कमा पाती थी उनमें तो उनके परिवार का खाना पीना भी मुश्किल से हो पाता था। इसलिए बबलू और उसकी बहन को स्कूल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों एक सामाजिक संस्था द्वारा चलाए जाने वाले रात के स्कूल में जाते थे, जो बबलू जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। एक दिन जब बबलू की मां काम पर जाने को तैयार हुई, अचानक उन्हें खांसी का दौर आया। वो खांसते बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। बबलू और उसकी बहन ने किसी तरह मां को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। माँ, ये तुझे क्या हो रहा है माँ? लेकिन मां कुछ बोल न पाई, बस खांसती रह गई। बबलू की छोटी बहन मुन्नी मां की यह हालत देखकर रोने लगी। मां की खांसी जो एक बार शुरू हुई तो फिर न रुकी। 2 दिन हो गए, ना मां काम पर जा सकी और ना बबलू और उसकी बहन को खाने को कुछ मिल पाया। बबलू के पड़ोस में ही गोपी और टोनी नाम के 2 और लड़के रहते थे, जिनकी उम्र भी बबलू के जितनी ही थी। दोनों एक नंबर के बदमाश थे। बबलू को उदास देखकर दोनों पास आए। अरे बबलू यार, आखिर कब तक ऐसे भूखा बैठा रहेगा? हमारे साथ चल, शहर में दरियादिल लोगों की कमी नहीं है। ये देख, कल की मेरी कमाई पूरे 20 रुपए अभी भी मेरी जेब में पड़े हुए हैं। हाँ यार बबलू, हमारे साथ चल, ऐसे कब तक बैठा रहेगा? बबलू ने मन ही मन सोचा, ये दोनों एक नंबर के झूठे हैं। झूठ बोलकर लोगों से पैसे ठगते हैं। कभी कहते हैं पिताजी की टांग टूट गई, कभी कहते हैं माँ का ऑपरेशन करना है, और कभी कहते हैं कि बहन बुखार में तप रही है, वगैरह वगैरह। लोग इनकी बातें सुनकर इनको भीख में कुछ रुपए इनके हाथ में रख देते हैं। फिर बबलू उन दोनों से बोला, स्कूल में टीचर कहती है कि तुम झूठ बोलोगे और गलत काम करोगे तो भगवान को पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। अरे यार, तू भी टीचर की कही हर बात मान लेता है। हमें देख, हम किसी की बात नहीं मानते, इसलिए हम उस घटिया स्कूल में भी नहीं जाते। देख बबलू, समझाना हमारा काम था, सो हमने समझा दिया। अब चलना या ना चलना तेरे हाथ में है, तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। बबलू का मन गहरी निराशा में डूब गया। माँ की खांसी रुक नहीं रही थी। उसकी छोटी बहन ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और माँ के बगल में ही लेटी हुई थी। भूख की वजह से बबलू के पेट में भी ऐंठन हो रही थी। बार बार बेचारा घर के पास बने सरकारी नल से पानी पीकर भूख को भुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या करूं? जाऊं भीख मांगने दरवाजे दरवाजे गोपी और टोनी की तरह? फिर उसे रात के स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर की बात याद आ जाती है। वो हर बार पाठ पढ़ाने के बाद कहती थी, अगर तुम सब अपनी मेहनत से कमाकर खाओगे तो ना कभी तुम्हारा पेट दुखेगा और ना ही कभी ज्यादा भूख लगेगी। टीचर की बात याद आते ही बबलू सोचने लगा, फिर भी ऐसे ही बैठे रहने से तो काम नहीं चलने वाला था। एक बार उसने अपनी माँ और बहन की शक्ल देखी। दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। माँ को तो जैसे भूख और बीमारी ने मिलकर तोड़ दिया था। रह रहकर खांसते हुए उनका पूरा शरीर कांप जाता था और बेचारी मुन्नी का भी भूख के मारे बुरा हाल था। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पा रही थी। आंखें बंद किए हुए अपनी माँ से चिपकी ऐसे पड़ी थी जैसे बंदरिया के बच्चे उससे चिपके रहते हैं। उन दोनों की ये हालत देखकर बबलू की आंखें भर आईं। नहीं, ऐसे तो ये मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज फिर जाऊंगा काम ढूंढने और 4 पैसे कमा कर ही लौटूंगा। ये सोचकर बबलू अपना सारा साहस बटोर कर वहां से निकल गया। लेकिन दिन भर मारा मारा फिरने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिला और भीख मांगना उसे गवारा नहीं था। थका हारा उसने एक बड़े से मकान के सामने बने प्याऊ से पानी पिया और फिर वहीं पेड़ की छांव में बैठ गया। उस घर से सटा हुआ एक नाला था। बबलू जब पेड़ की छांव में बैठा था तब उसे नाले से आवाज आई। उसने झांक कर देखा तो उसमें एक पिल्ला गिरा हुआ था। पिल्ला बहुत छोटा था और नाले से निकल नहीं पा रहा था। बबलू को उस पिल्ले पर दया आ गई। उसने वहीं पास पड़ी एक लकड़ी को उठाया और उसमें पिल्ले को फंसाकर बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही पिल्ले ने अपने शरीर को झाड़ा और एक तरफ भाग गया। बबलू के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। ये सारा माजरा उस बड़े से मकान से एक महिला देख रही थी, जो दरअसल उस मकान की मालकिन थी। मालकिन को बबलू की ये बात बहुत पसंद आई।
उसने बबलू को बुलाया और कहा, बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, लो ये 10 रुपए। किस बात के पैसे आंटी? तुमने उस बेचारे पिल्ले को निकाला इसलिए। तो क्या हुआ आंटी, वो बेचारा नाली में गिर गया था, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की। मैं इस काम के पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मैंने कोई मेहनत का काम नहीं किया है। अगर आपको कोई काम करवाना है तो मुझे बताओ, मैं वो काम कर दूंगा और फिर उसके पैसे लूंगा और फिर उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई और बहन के लिए खाना ले जाऊंगा। स्वाभिमान से भरे शब्दों में भी बबलू अपने दर्द के भाव को छुपा नहीं पाया। उसकी सच्चाई भरी बातें सुनकर महिला की आंखें भी नम हो गई। मगर तुम इस तरह दिन के वक्त काम करोगे तो स्कूल कब जाओगे? मैं और मेरी बहन रात के स्कूल में पढ़ते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, पढ़ाई तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, वो बड़ी वाली झाड़ू उठाओ और बगीचे में फैले पत्तों को समेट दो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और खाना भी। बबलू खुशी खुशी काम में लग गया। 2 घंटे की मेहनत के बाद बबलू ने सारे पत्ते समेट दिए। महिला ने खुश होकर 100 रुपए का नोट बबलू के हाथ में रख दिया और खाने के लिए रोटी, सब्जी, दाल और अचार भी दिया। बबलू खाने का सामान कागज में लपेट कर जाने लगा। तू खा क्यों नहीं रहा इसे? घर पर मेरी माँ और बहन भी भूखी हैं, उनके साथ खाऊंगा। महिला की आंखें एक बार फिर नम हो आईं। उसने कहा, अच्छा तू रोज यहाँ आ जाया कर, मेरे बगीचे में पानी दे दिया करना और फैले हुए पत्तों को समेट दिया करना, मैं तुझे रोज पैसे दूंगी और खाना भी। बबलू का चेहरा चमक उठा। वो खुशी खुशी बोला, आंटी मैं पक्का कल से रोज आऊंगा। आत्मविश्वास और खुशी से भरा हुआ बबलू फिर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। दीनू की उम्र 12 साल की थी। वो अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता शहर के बड़े किराने की दुकान में नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत मामूली सी थी। उससे परिवार का गुजर बसर मुश्किल से हो पाता था। दीनू अपनी बहन के साथ घर के पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। दोपहर में स्कूल से आने के बाद दीनू की बहन घर के कामों में माँ की मदद करती थी और दीनू अपने पिता को खाना देने दुकान पर जाता था। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब दीनू अपने पिता को खाना देने जा रहा था, तब उसने एक दुकान पर एक बहुत ही सुंदर खिलौना हेलीकॉप्टर देखा। हेलीकॉप्टर इतना सुंदर था कि दीनू कुछ देर तक सब कुछ भूलकर उसे ही देखता रह गया। फिर वो दुकान के अंदर गया और दुकानदार से पूछा, अंकल अंकल क्या ये हेलीकॉप्टर उड़ता भी है? हाँ, ये उड़ने वाला खिलौना हेलीकॉप्टर है। कितने का है? दुकानदार सर उठाकर देखता है। दीनू की हालत देखकर वो समझ जाता है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने आया है। वो गुस्से से बोला, क्यों, तू जानकर क्या करेगा? बहुत महंगा खिलौना है ये, तेरी औकात के बाहर का है, चल निकल यहाँ से। बता दो ना अंकल प्लीज। दुकानदार अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहता है। पूरे 1000 रुपए का है, क्यों है तेरे पास 1000 रुपए? दीनू उदास होकर वहाँ से चल दिया। 1000 रुपए तो क्या, उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे। जब वो खाना लेकर दुकान पर पहुँचा तब भी उसका मन उदास था। उसे उदास देखकर उसके पापा ने कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? दीनू खिलौने वाली दुकान की सारी बात पापा से बताता है और कहता है, मुझे वो हेलीकॉप्टर चाहिए पापा। कितने का है वो हेलीकॉप्टर? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का नाम सुनकर ही पापा घबरा गए। उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बेटा घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो, ऐसे में 1000 रुपए कहाँ से आएंगे मेरे बच्चे? उन दोनों बाप बेटे की बातों को दुकान का मालिक सुन रहा था। उसने कहा, क्यों दीनू, तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए ना? जी हाँ। ऐसा करना, तुम कल से सुबह सुबह दुकान पर आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें दूध की थैलियां दे दूंगा, उसे ले जाकर तुम पास के मोहल्ले वालों के घरों में दे देना। बस घंटे भर का काम है और इस काम के लिए मैं तुम्हें रोज 20 रुपए दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर खरीदने के पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक है? ये सुनकर बाप बेटे दोनों खुश हो गए। दीनू ने अगले दिन से आने की हामी भर दी। फिर वो खुशी से उछलता कूदता घर गया और अपनी माँ और बहन को सारी बात बताई। भैया मुझे भी दोगे ना अपने हेलीकॉप्टर से खेलने? क्यों नहीं गौरी, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। दीनू की इस बात से गौरी भी खुश हो गई। अगले दिन से दीनू समय पर दुकान पहुंचने लगा। वो घंटे भर का काम आधे घंटे में ही निपटा देता था। मालिक भी उससे बहुत खुश था। वो कभी कभी उसे 20 की जगह 30 रुपए दे देता था। महीना पूरा होते होते दीनू के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। एक दिन, देखो माँ, गुल्लक कितनी भारी हो गई है, अब कुछ ही दिनों में ये भर जाएगी और फिर इसे तोड़कर मैं अपने लिए हेलीकॉप्टर लाऊंगा।
माँ कुछ नहीं बोली, बस दीनू की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक अनहोनी हो गई। उस दिन दीनू और गौरी स्कूल से लौटे ही थे। माँ उनके लिए खाना निकाल रही थी, तभी अचानक जैसे माँ के सीने में तेज दर्द हुआ और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ वहीं गिरकर बेहोश हो गईं। दोनों बच्चे डर गए। भैया देखो ना माँ को क्या हो गया। दीनू तो खुद ही डरा हुआ था। किसी तरह उसने गौरी के साथ मिलकर माँ को बिस्तर पर लिटाया और फिर अपने पापा को लाने के लिए बाहर भागा। दुकान पर पहुंचकर उसने अपने पापा को सारी बात बताई। सुनते ही पापा ने फौरन छुट्टी ली और दीनू के साथ भागते हुए घर आए। फिर पापा माँ को लेकर सरकारी अस्पताल गए। वहाँ पता चला कि माँ को दिल का दौरा पड़ा था। इलाज शुरू हुआ। इलाज में कई घंटे लग गए। देखिए, इनका इलाज तो हो गया है, कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें वो दवाइयाँ आज से ही देना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा लिखकर पापा को दे दिया। हे भगवान, इतनी सारी दवाइयाँ, इनको खरीदने में तो कम से कम 1000-1200 रुपए लग जाएंगे। घर पर तो 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। मालिक से ही उधार लेना पड़ेगा। इतना सोचकर पापा ने मम्मी को घर छोड़ा और फिर जल्दी से अपने मालिक से मिलने दुकान की तरफ चल दिए। लेकिन तब तक 9:30 बज चुके थे। दुकान का मालिक कब का दुकान बंद कर जा चुका था। हे भगवान, अब किससे मदद मांगू? थोड़ी देर में दवाइयों की दुकान भी बंद हो जाएगी। डॉक्टर ने आज से ही दवाई शुरू करने को कहा है। कहीं दवाई न मिलने से दीनू की माँ की तबीयत और न बिगड़ जाए। यही सब सोचते सोचते पापा घर पहुंच गए। पापा को उदास देखकर दीनू सब समझ गया। वो तुरंत अंदर गया और अपना गुल्लक तोड़ डाला। उसमें 1000 रुपए के लगभग जमा हो चुके थे। सारे पैसे लाकर उसने अपने पापा के हाथ पर रख दिए। ये लीजिए पापा, और जाकर माँ के लिए दवाइयाँ लेते आइए। ये पैसे मैंने अपनी गुल्लक से तोड़कर निकाले हैं। मगर बेटे, ये पैसे तो तुमने... माँ हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा कीमती है पापा। माँ ही नहीं रहेगी तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर क्या करूँगा। आप देर मत कीजिए और जल्दी से दवाइयाँ लेते आइए। काफी रात हो चुकी है, कहीं दुकान न बंद हो जाए। पापा की आंखों में आंसू आ गए। उनका बेटा वक्त से पहले ही समझदार हो चुका था। दवाइयाँ आई। इधर माँ को भी होश आया। दवाइयों को देखकर उन्होंने पापा से कहा, मेरी वजह से देखो कितना खर्चा हो गया ना। अब ऐसा नहीं कहते। इतने पैसे आए कहाँ से? घर में तो 100-200 से ज्यादा रुपए थे नहीं। क्या कहीं से उधार लिया है? नहीं तो। तभी माँ की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहाँ टूटी हुई गुल्लक के टुकड़े पड़े थे। उन टुकड़ों को देखकर माँ सब समझ गई। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने दीनू को अब कहा, मेरा बेटा आज बड़ा हो गया है। मगर बेटा, तूने तो ये पैसे अपने खिलौने के लिए रखे थे, जिसे तू इतने दिन से खरीदना चाहता था। खिलौने तो बहुत आ जाएंगे माँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ऐसे खिलौने लेकर क्या करता। माँ और पापा दोनों की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उन्होंने प्यार से दीनू को गले लगा लिया। माँ उठो, माँ लो ये दवाई खा लो। हाँ बेटा, जरा मदद कर दे बेटा, अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है। सीनू अपनी माँ सविता को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। सीनू बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में सीनू ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही सीनू की माँ सविता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब सीनू को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर के मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में वो घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर था। दवाई खाने के बाद सविता सीनू के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और सबसे जरूरी बात, खुश रहा करो। मैं बाजार जा रही हूँ, कोई भी परेशानी हो तो पड़ोस से बिमला मौसी को बुला लेना, ठीक है? सविता सीनू को एकटक देख रही थी और अचानक रोने लगी। सीनू ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी तुम? मुझे माफ कर दे बेटा, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। जो है सब अच्छा है। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और ज्यादा सोचना मत। इतना कहकर सीनू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी।
एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना सीनू को आता था। वो सब कुछ भूलकर सब्जी बेचने लगी। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर करीब 22-23 साल का लड़का था, जो बाइक रोककर किसी से फोन पर बात करने लगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है, उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं आता हूं जल्दी, फिर देखता हूं। वो लड़का आदित्य था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, साथ ही एक समाजसेवी संस्था से भी जुड़ा था। सीनू ने उसे देखा तो उससे बोली, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए, सबकी सब एकदम ताजी हैं। नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर सीनू का चेहरा उतर जाता है। आदित्य जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उसे देर हो रही थी, अब वो परेशान होने लगा। ये देखकर सीनू ने उससे कहा, भैया जी, आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी ना, तो देखो आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई। लेकिन आप चिंता मत करो, आप 2 मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। सीनू आदित्य को अपनी सब्जियों के पास छोड़कर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई, जिसकी दुकान पास में ही थी। उसने आदित्य से कहा, लो भैया, ये हैं गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर देंगे। आदित्य सीनू की बात पर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है। आदित्य सीनू से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या है तुम्हारा, और तुम्हारे पापा का है? मेरा नाम सीनू है, और मेरे बाबा वो तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले। ओह, और तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ और मैं। माँ भी बहुत बीमार है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज यहाँ अकेले ही सब्जी बेचती हो? तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मेरी मदद, कुछ सब्जियां खरीद लो। 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े। आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे खूब सारी राखियां ले आऊंगी, तो उन्हें बेचकर और अच्छी कमाई हो जाएगी। और फिर मैं। फिर क्या? बताओ गुड़िया, क्या करना चाहती हो पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को पहले जैसे चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही सीनू रोने लगती है। इतनी कम उम्र में सीनू में इतनी समझदारी देखकर आदित्य दंग रह जाता है। वो मन ही मन सीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो सीनू की सब्जियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले। तुम रुको जरा 1 मिनट। आदित्य तुरंत किसी को फोन लगाता है और कुछ देर बात करने के बाद सीनू से कहता है, चलो भाई गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। तुम फटाफट पैसे जोड़ो और मुझे बताओ, ठीक है? अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी ही थी, तो तुमसे ले ली। वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ये लो पैसे। लेकिन ये तो मेरी सब्जी के दाम से ज्यादा पैसे हैं भैया। भैया कह रही हो तो मैं भी छोटी बहन समझ के दे रहा हूँ, रख लो। और हाँ, ये लो मेरा फोन नंबर, कोई भी मदद चाहिए हो तो फोन करना, ठीक है? मैकेनिक ने आदित्य की बाइक ठीक कर दी थी। आदित्य सीनू के सिर पर हाथ रखता है और फिर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। सीनू काफी देर तक आदित्य के बारे में ही सोचती रही। शाम के वक्त आदित्य की संस्था से एक लड़का आकर सीनू से सारी सब्जी ले जाता है। सीनू बहुत खुश थी। वो सारे पैसों से जाकर नए नए डिजाइन की राखियां खरीद लेती है और उन्हें अपने ठेले में सजाकर रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो राखी, गुड्डे वाली, फूल वाली, गोटे वाली राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। सीनू कई घंटों तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है, पर कोई भी उससे राखी नहीं खरीद रहा था। दरअसल कुछ ही दूर राखियों की एक बड़ी सी दुकान थी, जहां सीनू से ज्यादा वैरायटी की राखियां थी। इसीलिए सभी लोग उसी दुकान से राखियां खरीद रहे थे। ये देखकर सीनू फिर से उदास हो गई थी। शाम हो गई पर उसकी एक भी राखी नहीं बिकी।
वो अपनी राखियों के साथ घर पहुंची तो उसे उदास देखकर सविता ने पूछा, क्या हुआ सीनू? जाते हुए तो बड़ी खुश थी तू। क्या बताऊं माँ, पूरा दिन धूप में चिल्लाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी मुझसे। सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखियां नहीं बिकी तो क्या होगा माँ? हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे। सीनू ने अपने सारे पैसे राखी खरीदने में लगा दिए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं थी और ना ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो सुबह सुबह ही अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गए। एक दो लोगों ने आकर उसकी राखियां देखी जरूर पर खरीदी नहीं। दोपहर हो गई थी। सीनू का सब्र टूटता जा रहा था। तभी उसने सामने से आदित्य को आते देखा। अरे भैया, आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम्हारी राखियां देखने आया हूँ और खरीदने भी। अच्छा तो लीजिए ना, ये देखिए, इस पर कितना प्यारा गुड्डा लगा है और ये फूल वाली अच्छी है ना? सीनू खुश दिखने की कोशिश तो कर रही थी पर आदित्य उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि सीनू के लिए अपनी राखियां बेच पाना कितना मुश्किल था। उसने सीनू से कहा, गुड़िया तुम बहुत छोटी हो, इतनी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब भैया मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाइक साइड में लगाकर सीनू की जगह जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे खरीदोगे तो किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई पर बंधेगी ये राखी उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी। ले लो। आदित्य की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। लोग उसे राखियां बेचते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे। ले लो। ऊपर से आदित्य का उनको बुलाने का तरीका भी मजेदार था। धीरे धीरे लोग उसके पास आते गए। सीनू उन्हें राखियां बेचती गई और आदित्य इसी तरह मजेदार बातें करके लोगों को आकर्षित करता गया। कुछ ही देर में सीनू की सारी राखियां बिक गई। ये देखकर आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने सीनू से कहा, देखा गुड़िया, ऐसे बेचते हैं सामान। सारी राखियां बिक गई तुम्हारी? नहीं भैया, सारी नहीं बिकी, मैंने एक राखी बचाकर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? अभी तो तुमने एक ग्राहक से कहा कि सारी राखियां बिक गई हैं, उसके लिए नहीं बची। तुमने ये राखी उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं बल्कि मेरे भैया की कलाई पर सजने के लिए है। मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है। मुझे हमेशा से एक भाई की कमी महसूस होती थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? क्यों नहीं गुड़िया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। और सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नटखट होती। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ सीनू की तरफ बढ़ा देता है और सीनू उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। दोनों बहुत खुश थे। फिर आदित्य अपनी जेब से एक तोहफा निकालकर सीनू को देता है। सीनू चौंक जाती है और कहती है, अरे भैया, ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब बातें छोड़ो और जल्दी से इसे खोल कर देखो। सीनू जल्दी से अपना तोहफा खोलती है। उसमें शहर के एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का पर्चा था। सीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस आदित्य को देखती रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। तुमने जितने दुख झेलने थे झेल लिए मेरी बहन। अब तुम्हारा भाई आ गया है जो सब ठीक कर देगा।